इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को मोनिका बहन और शैलेंद्र भैया की राम राम। शैलेंद्र भैया, इतनी भीषण गर्मी तो शायद छिंदवाड़ा के इतिहास में पहली बार पड़ रही है। हाँ मोनिका बहन, इस वर्ष तो गर्मी ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया है। जिस गति से धरती का तापमान और प्रदूषण बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि साल दर साल ये समस्या और विकराल रूप लेने ले। बिल्कुल सही कहा भैया। धरती का तापमान बढ़ना और भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, दोनों ही बातें समस्त जीव प्रजातियों के लिए चिंताजनक हैं। बिल्कुल, पानी की कमी से जनजीवन तो प्रभावित होता है, साथ ही खेती किसानी के कार्यों में भी इसका असर देखने को मिलता है। हमारे कई किसान भाई घटते जल स्तर के चलते फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ, यही कारण है भैया कि अब खेती पारंपरिक तरीकों की बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों से की जानी चाहिए। श्रोताओं, इस बात को ध्यान में रखकर हमारी आज की बात हम करेंगे कृषि के लिए वरदान सूक्ष्म सिंचाई पर, और साथ ही चर्चा हम करेंगे प्राकृतिक खेती के घटक, निर्माण एवं उपयोग विधि पर। बिल्कुल, साथ ही मेहमान क्रम में हमारे साथ होंगे ग्राम नेर जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान चौधरी आजाद सिंह, जो हमें जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन टमाटर की उन्नत खेती पर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से, जिसे आवाज़ दी है गोधन प्रसाद श्रीवास ने। गर्भ में पढ़ो मही पर पढ़ो, ज्ञान भयो तरुणी संग पढ़ो। पढ़त पढ़त उम्र गमाई है, पढ़त पढ़त पढ़ रहो। सोचिता पर पढ़न को आयो है, क्षीर समुद्र के पौड़न हारे को जीनो नहीं ये समय गमायो है। और मैया के गर्भ में पड़ रहो तो जब कैसो लगो, किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की बात, जिसका विषय है कृषि के लिए वरदान सूक्ष्म सिंचाई। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी का जीवन आधार है पानी। जी हाँ, भोजन के बिना तो हम कुछ दिन जीवित रह भी लें, लेकिन जल के बिना तो जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। बिल्कुल किसान भाइयों, जल ही जीवन है, ये वाक्य जितना छोटा है उतना ही अनमोल। धरती का बढ़ता तापमान, निरंतर बढ़ती जनसंख्या और पानी बचत को लेकर हमारी लापरवाही भविष्य में जल संकट की समस्या को और अधिक बढ़ा सकती है। ऐसे में हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, उद्योग हो या फिर कृषि, पानी की बचत हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
किसान भाइयों, कृषि प्रधान हमारे देश में जल संकट को ध्यान में रखकर सिंचाई की नई नई विधियां निरंतर विकसित हो रही हैं। और इन्हीं विधियों में से एक है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। किसान भाइयों, यह विधि बागवानी फसलों में उर्वरक और पानी देने की सबसे अच्छी और आधुनिक विधि मानी जाती है, क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल आसानी से सिंचित किया जा सकता है। बिल्कुल, यह प्रणाली जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने में सक्षम है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर हमारे किसान भाई लगभग 30 से 40% पानी की बचत कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस विधि से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में अच्छा खासा सुधार देखा जाता है। बिल्कुल मोनिका बहन, सरकार भी इस मिशन के तहत फव्वारा और टपका सिंचाई विधि को लगातार बढ़ावा दे रही है। हम सभी जानते हैं कि फव्वारा विधि से सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से की जा सकती है। यह विधि सूखाग्रस्त इलाकों, ऊंची नीची जमीनों और बलुई मिट्टी वाले इलाकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। इस विधि से सिंचाई करने के लिए भूमि को समतल करने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं होती बिल्कुल। और पानी की अधिकांश मात्रा पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। लगभग 70 से 90% जल पौधों को मिल जाता है, जबकि परंपरागत विधि में ये संभव ही नहीं होता। बिल्कुल, स्प्रिंकलर से सिंचाई के दौरान फसल में कीटों का प्रकोप भी कम देखा जाता है। साथ ही फसलों में उर्वरक और दवाओं का घोल भी स्प्रिंकलर के माध्यम से आसानी से पौधों तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं टपका बूंद विधि की, जो सूक्ष्म सिंचाई की एक विशेष विधि है। जी हाँ, टपका बूंद विधि से पानी और खाद दोनों की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है भैया कि ये इस विधि से पौधों को प्रतिदिन ज़रूरी मात्रा में पानी मिल जाता है और फलस्वरूप फसल की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, किसान भाइयों, टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20 से 50% तक बढ़ोतरी संभव है। जी हाँ, टपक सिंचाई द्वारा ऊबड़ खाबड़, क्षारयुक्त, बंजर जमीन, पानी के कम रिसाव वाली जमीन, अल्प वर्षा और समुद्र तटीय इलाकों में भी खेती हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। और फर्टिगेशन से पोषक तत्व बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे पौधे पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही उर्वरकों में होने वाले नुकसानों में भी कमी आती है। खाद उर्वरक की बचत भी होती है और फलस्वरूप पैदावार में वृद्धि होती है। बिल्कुल, किसान भाइयों, टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है, जिससे आसपास की भूमि सूखी रहने से खरपतवार की पैदावार में कमी आती है और भूमि के पोषक तत्व अधिक मात्रा में पौधों को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है। हाँ भैया, स्वस्थ विकास मतलब कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों पर होने वाले खर्चे में कमी। किसान भाइयों, सूक्ष्म सिंचाई से भूक्षरण की समस्या भी बेहद कम हो जाती है। मिट्टी में नमी लगातार बनी रहती है, जिससे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि सूक्ष्म सिंचाई सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयोगी है। इस विधि से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर हम कृषि कार्यों को आसान और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। और यही थी हमारी आज की बात, कृषि के लिए वरदान सूक्ष्म सिंचाई। और आइए अब हमारे किसान भाइयों को सुनवाते हैं ये लोकगीत राम प्रसाद आहिरवार की आवाज़ में। हाय हाय रे जाके वो
के सुख दुख सबके मातो, हंस के दिन विपिता के काटो, अरे मिले है सुखी को लहू बनी रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे जाके वो हमारा। अरे मिले हैं भैया मिले हैं सुखी को लहू बनी रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे जाके वो हमारा। अरे सारे दिना को जीवन रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे जाके वो हमारा। अरे को तुम्हें का बहुना सतैयो, नो नो अपनो नाम बढ़ैयो, अरे कछु रोज को जो तने रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे हाथ मिल के गुजारो। अरे चारै दिना को जीवन रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे जाके वो हमारा। अरे भेदभाव को से दिन मानो, ईश्वर अंत सबई में जानो, अरे कछु रोज को जो तन रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे जाके वो हमारा। अरे कछु रोज को जो तन रे हाथ मिल के गुजारो, आय आय रे हाथ मिल के गुजारो। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, इस संदेश के बाद अब जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। आज मेहमान क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम नेर जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील किसान चौधरी आजाद सिंह, जो हमें जानकारी देंगे ग्रीष्मकालीन टमाटर की उन्नत खेती पर। श्रोताओं, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम नेर जिला छिंदवाड़ा से एक युवा प्रगतिशील कृषक
चौधरी आज़ाद सिंह। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। दीदी मेरी ओर से भी सभी किसान भाइयों को राम राम। भैया लगभग कितने वर्षों से आप खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं? दीदी मैं 2010 से कृषि कार्य कर रहा हूँ, लगभग 14-15 वर्षों से। मतलब एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है भैया, है ना? और इस समय कौन कौन सी फसल लगी है आपके खेत में? दीदी इस समय मेरे खेत में गन्ना और टमाटर की फसल लगी हुई है। मतलब ग्रीष्मकालीन टमाटर की खेती आप इन दिनों कर रहे हैं। भैया सबसे पहले हमें ये बताइए कि टमाटर की खेती से पूर्व आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं? खेत की गहरी जुताई करवा के उसमें सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करके फिर गहरी जुताई के बाद पाटा लगा के खेत को लेवल कर दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद क्यारियां निकाली जाती हैं। और ग्रीष्मकालीन टमाटर की खेती का सही समय कौन सा माना जाता है? दीदी जनवरी और फरवरी माह ग्रीष्मकालीन टमाटर की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। साल भर में हम कितनी बार टमाटर की खेती कर सकते हैं भैया? टमाटर हर मौसम में और हर तरह की जमीन के लिए उपयुक्त फसल है। हम साल में तीनों ऋतुओं में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। हम सभी जानते हैं कि अच्छे उत्पादन की नींव होती है उन्नत बीज। बुआई के लिए कौन से बीजों का चयन आप करते हैं? दीदी इस समय हमारे बाजार में बहुत सारी प्रजातियों के उन्नत बीज उपलब्ध हैं। हम हमारी जमीन और हम किस ऋतु में टमाटर की फसल लगा रहे हैं उसके अनुसार हम उपयुक्त बीज का चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई भैया आपने। अब बात आती है बीजों की मात्रा की, तो प्रति एकड़ लगभग कितने बीजों की आवश्यकता हमें होती है? दीदी संकर प्रजातियों के लिए 50 से 60 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अच्छा, और टमाटर की फसल के लिए कौन सी मिट्टी भैया सबसे उपयुक्त मानी जाती है? दीदी टमाटर जैसा मैंने बताया था, टमाटर की खेती सभी किस्म की मिट्टी में की जा सकती है जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि जल भराव में टमाटर की फसल खराब हो जाती है। अच्छा भैया, टमाटर की बुआई के कौन कौन से तरीके होते हैं और आप प्रायः कौन सा तरीका अपनाते हैं? दीदी टमाटर की बुआई के लिए बहुत सारे तरीके प्रचलन में हैं, किंतु हम इस समय नई तकनीक के हिसाब से जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट रखकर हम खेती करते हैं। बिल्कुल। बुआई के बाद जरूरत होती है भैया फसल में खाद और उर्वरक की, तो टमाटर की फसल में कब कब और कितनी बार खाद उर्वरक का उपयोग आप करते हैं? दीदी ये निर्भर कर टमाटर के पौधे के ऊपर कि किस तरीके की खाद की आवश्यकता है। हम टमाटर लगाने से पहले भी जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय बेसल डोज जमीन में ही मिला देते हैं। उसके बाद जब पौधा वानस्पतिक ग्रोथ में आता है तो हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे समय समय पर 19-19, 12-61, 0-52-34, 13-0-45, 00-50 फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर की फसल में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, अमोनियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी हम इस्तेमाल ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं भैया। भैया फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार की समस्या आमतौर पर हमारे किसानों को परेशान करती ही है। ऐसे में आप खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? हम टमाटर में खरपतवार के प्रबंधन के लिए दीदी मल्चिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खरपतवार की समस्या थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद हम खरपतवार के नियंत्रण के लिए हाथों से निंदाई गुड़ाई करवाते हैं दीदी। उसके बाद बरसात के मौसम में हाथ से निंदाई गुड़ाई नहीं हो सकती तो हम रासायनिक तरीके से मेट्रोब्यूजन का इस्तेमाल करके भी खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। बहुत ही टमाटर की फसल बरसात में भी अच्छी उपज देती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन और बरसाती फसल में क्या कोई खासा अंतर देखने को मिलता है? दीदी बरसात में मौसम हर 1 घंटे 2 घंटे में बदलता रहता है, जिसके कारण कभी पौधे पे तेज धूप पड़ती है, कभी ठंडी हवाएं पड़ती है, कभी पानी गिरता है। तो मौसम परिवर्तन होने के कारण टमाटर में बहुत सारे रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ते जाता है। इसलिए बरसाती टमाटर में ग्रीष्मकालीन टमाटर की तुलना में कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है।
बिल्कुल सही कहा भैया आपने। वैसे तो बरसाती फसलों में ज़्यादा प्रकोप होता है, पर क्या हम जानना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन फसल में भी रोगों और कीटों का प्रकोप देखा जाता है? दीदी, ग्रीष्मकालीन टमाटर में भी इल्लियों और मकड़ी कीटों का प्रकोप होता है। जी, और इनके निपटारण के लिए आप क्या करते हैं? दीदी, इनके लिए हमें लगातार हम खेत का अवलोकन करते हैं। इनकी पहचान होते ही हम जो बाजार में दवा उपलब्ध है, जैसे इल्लियों के लिए इमावेक्टिन और ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, तो हम पौधे पे कितना प्रकोप किस प्रजाति के कीटों का हुआ है उसके अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भैया, ग्रीष्मकालीन फसलें मूलतः सिंचाई पर निर्भर करती हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सिंचाई की क्या व्यवस्था आपने बना रखी है अपने खेत में? दीदी, अभी जो उन्नत तकनीकें जो है ड्रिप इरिगेशन, हम ड्रिप इरिगेशन पद्धति का इस्तेमाल हमारे टमाटर में करते हैं। इससे सिंचाई के साथ हमें पौधे को उर्वरक देने का भी फायदा मिलता है। भैया, टमाटर आपने कितने एकड़ में इन दिनों लगा रखा है और लगभग कितना उत्पादन आप उससे प्राप्त करते हैं? दीदी, मैंने 4 एकड़ में ग्रीष्मकालीन टमाटर लगाया हुआ है और मुझे लगभग 1 एकड़ पे 1800 कैरेट टमाटर का उत्पादन मिला हुआ है। बहुत ही अच्छा उत्पादन आप प्राप्त करते हैं भैया। फसल की पहली तुड़ाई कितने दिनों में की जा सकती है? दीदी, ये किसान के प्रबंधन के ऊपर निर्धारित रहता है, फिर भी 65 से 70 दिन में हम पहले फसल की तुड़ाई कर सकते हैं। और एक फसल से कितनी बार हम तुड़ाई कर सकते हैं? दीदी, ये भी किसान के फसल कैसी पोषण करे हुए हैं उनने उस पर निर्धारित रहता है, फिर भी 5-6 बार हम एक पौधे से तुड़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। फसल के विक्रय की क्या रूपरेखा है भैया? दीदी, फसल विक्रय की बहुत सारे मंडियां, जैसे हमारी छिंदवाड़ा मंडी, यहाँ पे भी बहुत अच्छे हमें मूल्य मिल जाता है टमाटर का। इसके अलावा छिंदवाड़ा से लगी हुई नागपुर मंडियां, जबलपुर मंडियां, नरसिंहपुर मंडियां, यहाँ पे भी टमाटर की उचित मांग है और किसानों को अच्छा मूल्य यहाँ पे मिल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं भैया कि टमाटर एक लाभदायक फसल है। हाँ दीदी, कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल टमाटर है। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई सलाह देना चाहेंगे? जी दीदी, मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इस दौर में बहुत सारी समस्याओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे बिजली समस्या हो। तो हमें उर्वरक, बिजली और बहुत सारी लेबरों, इनकी समस्या दूर करने के लिए जो नई तकनीक और वैज्ञानिक विधियां प्रचलित हो रही हैं, हमें नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खेती करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छी सलाह आपने हमारे किसान भाइयों को दी भैया। आप हमारी चौपाल में आए, अपना कीमती बहुमूल्य समय आपने हमें दिया और टमाटर की खेती पर इतनी उम्दा जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दीदी। चलिए किसान भाइयों, मेहमान क्रम के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसमें आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के घटक, निर्माण एवं उपयोग विधि के बारे में। किसान भाइयों, खेती में कितनी मेहनत लगती है ये हमारे सभी किसान भाई जानते ही हैं। बीज बोने से लेकर फसल के काटने तक हमारे जो किसान भाई हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे बीज की गुणवत्ता हो, पानी का प्रबंधन हो, खरपतवार प्रबंधन या फिर उचित देखभाल के साथ साथ तरह तरह के रसायनों का प्रयोग हो। बिल्कुल भैया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो रासायनिक प्रबंधन है ना, इससे क्या होता है कि तरह तरह के रसायनों का उपयोग फसलों पर बार बार जब हम करते हैं तो इससे भूमि जो उपजाऊ क्षमता होती है भूमि की, वो कम हो जाती है और अगली बार हमें और ज़्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की लागत बढ़ जाती है और साथ ही हमारी जो खेती लायक भूमि है वो धीरे धीरे बंजर भूमि की तरफ बढ़ने लगती है। बिल्कुल, इस स्थिति को संभालने के लिए आज के समय में हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। वे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे फसलों का उत्पादन गुणवत्ता युक्त तो होता ही, साथ ही हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल। और हमारी जो खेती वाली भूमि है वो सुरक्षित रहेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी प्राकृतिक खेती के घटकों के बारे में।
उनकी निर्माण और उपयोग विधि के बारे में, जैसे बीजामृत, बापसा, आच्छादन, जीवामृत वगैरह के बारे में। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले आता है भैया बीजामृत। किसान भाइयों, बीजामृत का प्रयोग बीज शोधन के लिए किया जाता है। बहुत से रोग बीजों के माध्यम से ही फैलते हैं। बीजों को बीज जनित और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीज शोधन किया जाता है। साथ ही बीज शोधन से बीजों की अंकुरण क्षमता भी बढ़ती है, ताकि बीज जल्दी से अंकुरित हो जाए, उग जाए और अपनी जड़ें फैला ले। बिल्कुल किसान भाइयों, ये बीजामृत को बनाने की विधि के बारे में भी आपको बता देते हैं। बीजामृत बनाने के लिए किसान भाइयों, गाय का गोबर 5 किलोग्राम, गोमूत्र 5 लीटर, चूना 50 ग्राम, पानी 20 लीटर, 100 किलोग्राम गेहूं का बीज और 50 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, 20 लीटर पानी में इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर 24 घंटे छाया में सुखाते हैं। फिर 100 किलो बीज को फर्श पर या फिर किसी पॉलीथीन शीट पर बिछाकर उस पर बीजामृत का छिड़काव करते हैं। फिर हाथ से अच्छी तरह से मिलाते हैं, ताकि सभी बीजों पर समान मात्रा में बीजामृत की परत चढ़ जाए। फिर इसे थोड़ा सुखाकर अगले दिन हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीवामृत की। इसमें भी गाय का गोबर 20 किलोग्राम, गोमूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 2 किलो, चने का आटा जिसे हम बेसन भी कहते हैं वो 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम ही बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी और पानी 200 लीटर की आवश्यकता होती है। इन सभी को 200 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाकर 48 घंटे छाया में सुखाते हैं। 48 घंटे बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। इसके बाद लगभग 7 दिनों तक जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर जितना ताज़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, और गौमूत्र जितना पुराना होगा उतना बेहतर माना जाएगा। और हाँ, गौमूत्र को धातु के बर्तन में कभी ना रखें। साथ ही 7 दिनों के अंदर छाया में सूखा हुआ गोबर ही आप उपयोग में ले आएं। इसके बाद बीज बोने के 21 दिन बाद जब पहली सिंचाई करें तो उसके साथ ही जीवामृत डाल दें और फिर 21 दिन के बाद यह प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। बिल्कुल किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत में 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। साथ ही 5 से 6 बार स्प्रे मशीन द्वारा स्प्रे करने से भी फसल में लाभ होता है, जिससे फसलों का पोषण एवं फल और दाने स्वस्थ होते हैं। अब बात करते हैं आच्छादन की। तो भूमि की ऊपरी सतह को ढकना आच्छादन कहलाता है। भूमि की सजीवता और उर्वरता को बनाए रखने और उसको संरक्षित करने का कार्य आच्छादन कहलाता है। जी हाँ, इस प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसके कारण केंचुए ऊपरी सतह पर आकर क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। साथ ही अन्य जीवाणुओं का भी निर्माण होता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है ना। और इसके बाद अब बात करते हैं भैया बापसा की। तो बापसा भूमि में 50% बाष्प और 50% हवा के सम्मिश्रण को दर्शाता है। इसी स्थिति को हम बापसा कहते हैं। किसान भाइयों, जब 2 कणों के बीच पानी भर दिया जाता है तो वहाँ की हवा ऊपर निकल जाती है, जिसके कारण जड़ों को और मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वह मर जाते हैं या फसल पीली पड़ जाती है। कभी कभी फसल सूख भी जाती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती में पौधों और फसलों को उतना ही पानी देना चाहिए जिससे खाली जगह पर बापसा रहे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी चर्चा। आप भी प्राकृतिक खेती से जुड़ें। इसमें आपको खेती की लागत तो कम होगी ही, साथ ही गुणवत्ता युक्त फसल और शुद्ध फसल का उत्पादन भी आप कर पाएंगे। प्राकृतिक खेती से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा इससे हमें फ़ायदा ही होगा। किसान भाइयों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो स्वीकार कीजिए मोनिका बहन और शैलेंद्र भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।